दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया। मित्रों, कहानी पर आगे बढ़ने से पूर्व आइए कमलेश्वर के जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। बचपन में इनको कैलाश के नाम से पुकारा जाता था। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद सक्सेना तथा माता का नाम शांति देवी था। कमलेश्वर की मां उनके पिता की दूसरी पत्नी थी। उनके 3 पुत्रों में सबसे छोटे थे कमलेश्वर। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। कमलेश्वर के बड़े भाई रामेश्वर प्रसाद इलाहाबाद में नौकरी करते थे और बहुत पहले ही भविष्य की तलाश में घर छोड़कर चले गए थे। दूसरे भाई थे सिद्धार्थ, जिनके साथ कमलेश्वर का अच्छा रिश्ता था। परिवार का भविष्य उन पर ही निर्भर करता था। दुर्भाग्य से सिद्धार्थ की अचानक मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना ने घर वालों के सपनों को अधूरा बना दिया, विशेषतः कमलेश्वर के जीवन के लक्ष्य को। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता। घर में अभावों ने बालक कमलेश्वर को काफी जिम्मेदार बना दिया। इस संबंध में कमलेश्वर का कहना था, अमीर कहे जाने वाले घर में गरीब की तरह रहना, खाना खाकर भी भूखा उठना, अकुलाहट भरे दुख के बीच भी हंस सकना, बच्चा होते हुए भी वयस्कों की तरह निर्णय ले सकना, यह मेरी आदत नहीं, मजबूरी थी। मित्रों, कमलेश्वर के 75 वर्षीय जीवन में लगभग 55 से 60 वर्ष घोर परिश्रम और सक्रियता के रहे हैं। कमलेश्वर के परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। उन्होंने ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त की जहां पर न तो फीस के लिए पैसे थे, न कोई किताबें थी और न परीक्षा के समय कोई पीठ थपथपाने वाला होता था। प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में विज्ञान विषय के साथ इंटर और इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद रुड़की इंजीनियरिंग की परीक्षा में भी सफल हुए। इलाहाबाद में इनके बड़े भाई रेलवे में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और कमलेश्वर के अभिभावक भी थे। जब वे कमलेश्वर को रुड़की भेजने जा रहे थे तो कमलेश्वर ने दबे स्वर में उनसे निवेदन किया कि वह इंजीनियर नहीं बनना चाहते, वह हिंदी में एमए करना चाहते हैं और साहित्यकार बनने की इच्छा रखते हैं। भाई की समझ में यह बात नहीं आई कि इंजीनियर बनने का अवसर छोड़कर वह पद प्रतिष्ठा पाने के बजाय एक घोर अनिश्चित भविष्य क्यों चुनना चाहते हैं। बड़े भाई ने कहा, तो फिर हिंदी में एमए ही करो, मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी पढ़ाई पर जो खर्च आए वह कहीं व्यर्थ न चला जाए। यह बात कमलेश्वर को लग गई और कमलेश्वर ने बड़े भाई की ताकीद को गांठ बांध लिया और उन्होंने एमए की पढ़ाई करते हुए इलाहाबाद में स्वयं अर्जित राशि से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बोर्ड पेंट किए, उपेंद्रनाथ अश्क के पास रहकर हिंदी संकेत के संपादन में योगदान दिया, कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि लिखे और किसी भी तरह बड़े भाई पर निर्भर नहीं रहे। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि जीवन के विश्वविद्यालय से उन्होंने जो कुछ अर्जित किया वही उनके आगे के जीवन की पूंजी बना। उन्होंने आगत की कभी चिंता नहीं की, अपनी सहजता को हर हाल में बरकरार रखते हुए संघर्ष की राह चुनी। अच्छी भली लगी लगाई नौकरियों का कभी मोह नहीं किया, सुविधाओं को झटकने में, कभी सोचने में समय नहीं गंवाया, झूठी मर्यादाओं और हवाई महत्वाकांक्षाओं को अपने इरादों के रास्ते में कभी नहीं आने दिया। गलत का विरोध और निर्भयता उनकी आन बान की परिचायक है। मित्रों, कमलेश्वर नाम है एक संघर्ष का, आत्मविश्वास का। उनकी असाधारण सफलता का रहस्य है खुद अपने से टक्कर लेने की सामर्थ्य और मनोबल। वे दिन रात लड़ते दिखाई देते थे। इस बारे में दुष्यंत कुमार कहते हैं कि उनकी यह लड़ाई 2 स्तरों पर है, खुद अपने से और अपने साथ की विसंगतियों से। इस लड़ाई में वह हर हथियार इस्तेमाल करता है, इसलिए उसके व्यक्तित्व के बाहरी रूप में विरोधाभास बहुत प्रबल है।
भीतरी या अचेतन की अपेक्षा उसका चेतन कहीं अधिक क्रूर है। ऊपरी एक परत के नीचे वह सघन इंसान है, वह बाहर एक धूर्त पहरेदार भी बैठा हुआ है। लिहाजा उस धूर्त पहरेदार से टकराए बिना उसके इंसान से मुलाकात नहीं होती। वह धूर्त पहरेदार आपको व्यंग्यों, चुटकियों और चुस्त वाक्यों में छेद डालता है, तेज से तेज व्यक्ति को निस्तेज कर देता है। मित्रों, 1953 में एमए पास कर लेने से ही उनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। उनकी आर्थिक समस्याएं ही केवल मुंह खोले हुए नहीं खड़ी थी, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात भी काफी विरोधों और तनावों को झेलना पड़ा। जीवन का रास्ता दुस्तर था तो साहित्य का प्रस्तरमय। सन 1954 के बाद कहानी लेखन, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में वे कदम रख रहे थे। उनकी पहली कहानी चिंकचे की नोटिस ली गई, परंतु राजा निर्बंसिया ने उन्हें प्रतिष्ठा दी। उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य के अलावा सन 1954 से 1957 तक कहानी पत्रिका में सहयोगी संपादक का कार्य भी किया। इसके साथ ही मिशनरी स्कूल में पढ़ाने का भी कार्य किया। इस प्रकार 100 से 150 रुपए महीना उनकी आमदनी हो जाती थी। नई कहानी आंदोलन को स्थापित करने का कार्य भी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव एवं कमलेश्वर द्वारा जोर शोर से हो रहा था। इस आंदोलन के कारण भी उनके जीवन में तनाव आए। सन 1957 में इलाहाबाद के रेडियो पर कमलेश्वर ने स्क्रिप्ट लेखन का कार्य शुरू किया। 1957 के अंत में ही उनका तबादला दिल्ली दूरदर्शन में हो गया। उन्होंने 1957 से 1961 तक दूरदर्शन की नौकरी की। उन्हें महसूस हुआ कि सरकारी नौकरी करते हुए सत्ता के खिलाफ या उसके कमजोर पक्ष का उद्घाटन करने वाला साहित्य लेखन उनकी नौकरी छुड़वा सकता है। यथार्थ एवं अनुभूति की प्रामाणिकता पर उनकी लेखनी की पकड़ इन विरोधों से डगमगाई नहीं। ये उनके जीवन के कठिन वर्ष थे। इस दौरान लेखक कमलेश्वर की सत्ता से सीधे सीधे टकरार थी। परिणाम व्यक्ति कमलेश्वर ने भोगा, लेखक कमलेश्वर ने गलत समझौता नहीं किया। मित्रों, कमलेश्वर ने पहले से चली आती हुई हिंदी कहानी की परंपरा में एक युगांतकारी परिवर्तन का नेतृत्व किया और व्यक्ति चेतना के निर्माण में समाज, परंपरा और आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका को रेखांकित करने वाली कहानियों की न सिर्फ रचना की, बल्कि ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया जिससे हिंदी कहानी की नई जमीन की हिंदी के पाठक समुदाय में व्यापक स्वीकृति बनी। नई कहानी के आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में हिंदी कहानी के इतिहास में आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंशिया इसी नाम से सन 1957 में प्रकाशित उनके संकलन में सम्मिलित है। पहले से चली आती हुई कहानी के कथ्य और शिल्प को तोड़ते हुए नए कथ्य और नए शिल्प की भंगिमा के साथ उनके और संकलन भी इस अवधि में प्रकाशित हुए। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973 आदि। प्रस्तुत कहानी राजा निर्बंसिया कमलेश्वर के समग्र कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख रचना है। जीवन के निर्मम यथार्थ को अपनी कहानी का वर्ण विषय बनाने के लिए कहानीकार ने बचपन में मां से सुनी एक लोक कथा का आश्रय लिया है। इस दृष्टि से मुख्य कहानी पर आगे बढ़ने से पहले उस प्रचलित लोक कथा को सार रूप में जान लेते हैं। एक थे राजा, उनकी संतान न होने के कारण उन्हें निर्बंसिया कहा जाता था। यह उनके राज में चारों तरफ खुशहाली थी। सभी जाति वर्गों के लोग अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हर प्रकार से सुखी रहा करते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा जब भी शिकार खेलने जाते 7वें दिन अवश्य वापस राजमहल में लौट आते, परंतु उस बार जाकर जब 7वें दिन भी नहीं लौटे तो चिंतित रानी एक मंत्री को साथ लेकर उनकी खोज में निकल पड़ी। राजा को कहीं न पाकर मंत्री के साथ निराश रानी जब वापस लौटी, तब तक राजा वापस अपने राजमहल में पहुंच चुके थे। रानी बहुत खुश हुई, परंतु मंत्री के साथ अकेली जाने के कारण राजा रानी से प्रसन्न नहीं हुए। जो हो, राजा रानी परस्पर बहुत प्रेम करते थे। बस एक ही दुख कारण बनकर दोनों के मनों में गढ़ता रहता कि वे निस्संतान थे। वंशनाश एवं मर्यादा विनाश की शंका ने
दोनों को बहुत व्याकुल कर रखा था। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है, राजा सैर के लिए सड़क पर आए। वहां एक मेहतरानी झाड़ू दे रही थी। राजा को देखते ही उसने यह कहते हुए झाड़ू फेंककर माथा पीट लिया कि हाय, आज निर्बंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। यह बात सुनते ही दुखी हो राजा ने महल लौटकर मंत्री को आज्ञा दी कि मेहतरानी का घर अनाज से भर दे। फिर अपने राजसी वस्त्र ठाठ बाट त्याग वन की तरफ चले गए। वन में जाते ही रानी को रात में सपना आया कि अगली रात उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसमें राजा के चले जाने पर रानी को बड़ा पछतावा हो रहा था। सेवा करने वाली लुटियारिन का वेश बदलकर रानी राजा को खोजती हुई उस सराय में जा पहुंची जहां गृह त्यागी राजा टिके थे। उसने वह रात राजा के साथ बिता उनकी हर तरह से सेवा की। अगली सुबह राजा के जागने से पहले ही वह वहां से चलकर वापस अपने महल में आ गई। जागने के बाद राजा भी कहीं और चले गए। 2 दिन में ही सारे राज्य में राजा के कहीं चले जाने का समाचार फैल गया। कई साल बीत गए। परदेश से बहुत सारा धन कमा उसे गाड़ी में लादे राजा अपने देश में लौट आए। इससे पहले कि राजा महल में पहुंच पाते, उनकी गाड़ी का पहिया एक झाड़ी में फंस गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पहिया गाड़ी से नहीं निकल सका, तो एक पंडित ने राजा को बताया कि संकट के दिन में पैदा हुआ बालक अगर अपने घर से सुपारी लाकर गाड़ी को छुआ दे तो पहिया गाड़ी से निकल जाएगा, अन्यथा नहीं। वहां खेल रहे 2 बालकों ने जब ये बात सुनी तो कूदकर वहां पहुंचकर कहने लगे, अगर आधा धन हमें देने का वचन दो तो संकट के दिन पैदा होने के कारण हम घर से सुपारी लाकर तुम्हारी गाड़ी को छुआ कर उसे झाड़ी से निकाल देंगे। राजा के स्वीकार कर लेने पर लड़के घर से सुपारी ले आए और गाड़ी को छुआ दी। फिर अपने घर की राह बताते हुए गाड़ी को महल तक ले आए। अपने महल में 2 बालकों के होने की बात से चकित राजा जब भीतर पहुंचे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जब राजा को बताया गया कि वे उनकी संतानें हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दुखी और निराश रानी ने अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंचकर घोर तपस्या शुरू कर दी ताकि अपने सती होने का प्रमाण दे सके। राजा ने देखा कि रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर कुल देवता ने उन बालकों को पुनः नवजात शिशुओं के रूप में बदल दिया। यह सब देखकर विश्वास और श्रद्धा से भरकर राजा ने रानी के चरण पकड़कर कहा, तुम देवी हो, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। उसके बाद पुनः राजकाज संभालकर राजा रानी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने रानी के नाम से सुंदर भव्य मंदिर बनवाया। दूसरे राज्य के सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम अंकित करवाकर वे राज्य भर में प्रचलित करवाए ताकि सभी को पता चल सके कि राजा का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है, अब वह निर्बंसिया नहीं रह गया है। मित्रों, इस लोक कथा के अंशों का बीच बीच में पृष्ठभूमि या आधार के रूप में प्रयोग करके कमलेश्वर ने जो जीवन के यथार्थ पर आधारित आज की कहानी रची है, आइए चलते हैं उस कहानी की ओर जिसका शीर्षक है राजा निर्बंसिया। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी को समाप्त होने पर गोरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। मित्रों, सथिया अर्थात स्वास्तिक। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावले की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया
और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली, पूजा पाठ में समय कटने लगा, दोपहरियां दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। पर सांस का रोग था उन्हें, तो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूं, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की तो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते मां की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। मां सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिक्की बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाथ लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़-तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया
एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहों, कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के इस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था, वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके फूलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। ये बेपरवाही तो चीख और कराहों की एकरसता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा, तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई करूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रही दवाइयां सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते अब आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर
देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूंगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थीं और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। और जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशमान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बचन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप। और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी।
वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए, अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बचन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मां सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गढ़ती रही कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही। दूसरे दिन भजन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहां से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है, तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहां जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों, चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींच सकते थे, और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस पाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई, तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खुला, तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फेंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रुंधी गली के मुहाने पर पूरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का, तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सख्ती से सख्ती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े
उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं की अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम, बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंद जाने के बाद उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कहानी की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।